तो बच्चों एक सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है अभ्यास की तरफ से। इसमें क्या होगा कि आपके चैप्टर्स क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कराए जाएंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे और हम लोग क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन किया जाएगा, क्वेश्चन करने से सारे जो कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है इन गैल्वेनिक सेल कॉपर +2 साल्ट ब्रिज है सिल्वर +Ag। यहाँ पे गैल्वेनिक सेल बना हुआ है, रिप्रेजेंटेशन है गैल्वेनिक सेल का। क्वेश्चन में आगे क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल्स इन एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम Ag टू Cu, फ्रॉम Cu टू Ag। तीसरा है इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ट्रेवल इन द एक्सटर्नल सर्किट, और चौथा है इन एनी डायरेक्शन। तो अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एक लेफ्ट सेल होता है उसको हाफ सेल बोलते हैं, एक राइट सेल होता है उसको हाफ सेल बोलते हैं, है ना। ये जो लेफ्ट सेल है ये एनोड होता है और जो राइट वाला हाफ सेल है वो कैथोड होता है, ठीक है ना। ये कैथोड होता है और इसमें पड़े होते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स पड़ा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोड जो है वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड से, क्लियर है। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है और करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। तो क्वेश्चन में है द इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में किधर से किधर जाएगा, तो हमें पता है जो एनोड है वो इस सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड लिखा होता है, यानी कि एनोड जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड का बना है और राइट साइड में जो लिखा है वो कैथोड है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड बना हुआ है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड से कहाँ जा रहा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड की तरफ। तो अगर हम इसमें आंसर देखें तो आंसर हमारा क्या होगा, सेकेंड होगा, फ्रॉम कॉपर टू सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डैनियल सेल व्हेन जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड। डैनियल सेल जो है वो दो इलेक्ट्रोड से मिलके बना होता है। डैनियल सेल दो इलेक्ट्रोड से मिलके बना होता है। ये लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड है, ये राइट वाला इलेक्ट्रोड है, जिसमें से जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड है उसमें जो मेटल रॉड है वो होता है जिंक का, और जो राइट वाला हाफ सेल है उसका जो रॉड होता है वो होता है कॉपर का, ठीक है ना। फिर इसको हम वायर के थ्रू क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेटअप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डैनियल सेल। अब इसके बारे में क्या पूछा गया है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डैनियल सेल। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में बोला है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनोड वाले सेल से जाएगा, किस वाले सेल में, कैथोड वाले हाफ सेल में। इलेक्ट्रॉन एनोड हाफ सेल से कहाँ जाएगा, कैथोड वाले हाफ सेल में जाएगा। तो करंट उसके अपोजिट जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ। तो कैथोड यहाँ पर किसका बना हुआ है, कैथोड यहाँ पे बना हुआ है कॉपर का, और एनोड किसका बना हुआ है, एनोड बना हुआ है जिंक इलेक्ट्रोड का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम देखें पूछा क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड, सॉरी द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट पूछा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा है। तो करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, कॉपर से जिंक की तरफ। कहाँ होगा, कॉपर टू जिंक आउटसाइड द सेल, ठीक है ना। क्योंकि सर्किट जो हमने बनाया है, जो सर्किट हमने बनाया है वो यहाँ बना है, बाहर बनाया है। इनसाइड सेल का मतलब है इनसाइड सेल, यानी कंटेनर के अंदर अगर रिएक्शन हो रहा होता तब की बात होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस बाय व्हिच स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कैन बी डिफाइंड। यहाँ पे आपको बताना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का इन चारों रिएक्शन में से किस रिएक्शन से आप बता सकते हो। यानी कुल मिला के बताना यह है कि किस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, और वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें क्या देखना होता है, रिडक्शन देखना होता है, ठीक है ना। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहले में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, जिंक +2 जिंक 0 में जा रहा है, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कंडीशन की तो यहाँ पर सॉलिड लिखा हुआ है,
जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक्वस होना चाहिए था। यहाँ पर जो आयन होता है वो कैसा होता है, एक्वस होता है। तो इस तरीके से यह ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में जिंक गैस है और जिंक +2 में गया है, यानी यहाँ पे तो सीधे सीधे ऑक्सीडेशन हो रहा है, गलत है। वैसे भी जिंक गैस नहीं, जिंक सॉलिड होना चाहिए था, यानी आंसर ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अगले ऑप्शन पे हम आते हैं। इसमें क्या है, इसमें जिंक +2 गैस में है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिंक बनाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर रिडक्शन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन है वहाँ पे गैसियस रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ पर, एक्वस। ठीक है ना, तो ये भी हमारा गलत हो गया। रिएक्शन तो रिडक्शन है बट कंडीशन स्टैंडर्ड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्वस होना चाहिए था। बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, तो यहाँ पे अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का क्या हुआ है, जिंक का यहाँ पर रिडक्शन हो गया है। जिंक का क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है ना, जिंक का रिडक्शन हो गया, और साथ साथ में जो जिंक आयन है वो अपनी स्टैंडर्ड एक्वस कंडीशन में है, एक्वस कंडीशन में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 4। समझ में आ गई बात। तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशन में रखना होगा, यानी जो हमारा सॉलिड होगा वो सॉलिड मेटल रॉड होगा, और अगर हमारा जो एक्वस है वो आयन होगा। दूसरा, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो रिएक्शन जो होगा वो रिडक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 लिया गया है ना। ऐसा क्यों है, हाइड्रोजन इज ईजीएस्ट टू ऑक्सीडाइज्ड, दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी 0। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको 0 एज्यूम कर लिया गया है, क्योंकि इसको हम स्टैंडर्ड मान के दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं, तो इसका हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू नहीं है, आपको ध्यान देना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है ना, तो अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन में हमें जो कंसंट्रेशन लेना होता है, कंसंट्रेशन जो लेना होता है H+ आयन का वो होता है 1 मोलर। ठीक है ना, जो प्रेशर लेना होता है वो लेना होता है 1 बार। ठीक है ना, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमें लेना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम लिख सकते हैं 25 + 273 यानी कि 298 केल्विन। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन। 1 मोलर कंसंट्रेशन रखना होता है, 1 बार प्रेशर रखना होता है, और टेम्परेचर हमें लेना है 298 केल्विन। तो एक बार हम देखते हैं अपने ऑप्शंस पे। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 1 m, तो ये हमारा सही है। सेकंड पे देखते हैं तो टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी हमारा सही है। तीसरे की बात करें तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 बार, ये भी सही है। इसका मतलब है चौथा ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको एक बार क्लियर भी करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। इट कंटेन्स ए मेटेलिक कंडक्टर। हाँ, एक मेटेलिक कंडक्टर होता है, हमें पता है कि जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसमें एक मेटेलिक वायर, प्लेटिनम का वायर लगा देते हैं। ठीक है ना, व्हिच डज नॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। तो यहाँ तक तो ये बात सही है कि मेटेलिक कंडक्टर होता है, और जो मेटेलिक कंडक्टर हम लगाते हैं ना, ऐसा कुछ हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना होता है। एक बार देख लेते हैं, ऐसा कुछ होता है एक ठीक है ना, ऐसे इसके अंदर प्लेटिनम का वायर है और यहाँ पर एक प्लेटिनम सीट लगी होती है। ठीक है, और ये जो पूरा सेटअप है, ये जो पूरा सेटअप है वो डिप है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है
1 मोलर HCl। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये देखिएगा यहां पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है, इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और एक बात पे ध्यान रखते हैं कि यहां पर प्रेशर 1 बार मेंटेन हो, और जब ये हाइड्रोजन आता है तो ये जो हमारा सरफेस है रॉड का, इस सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाता है, इस सरफेस पे क्या होता है, एड्जॉर्ब हो जाता है। तो यहां तक तो बात ठीक थी कि इट कंटेन्स मेटेलिक कंडक्टर, एक कंडक्टर है इसके अंदर, लेकिन व्हिच डज नॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, ये गलत है, वो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है। अगर नॉट ना होता तो ये सही हो जाता, ठीक है ना। तो कुल मिला के आंसर हमारा यहाँ पे 4th सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है यहाँ पर E नॉट फॉर द हाफ सेल। हाफ सेल के लिए आपको E नॉट बताना है, E नॉट। तो अगर आप E नॉट निकालना चाहते हो तो E नॉट सेल निकालने के लिए आपको जरूरत होती है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ध्यान रहिए जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा गया है ना। और जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होगा तब हम कैथोड माइनस एनोड करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है जिंक +2, जिंक के लिए जो वैल्यू है वो कितना है, -0.76, यानी जिंक +2 जिंक के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो है -0.76 वोल्ट। ठीक है, ऑफ द सेल। अब इस सेल के लिए निकालना है, यहां पर ये सेल बना हुआ है, यहां तक का ये सेल बना है, ये है हमारा साल्ट ब्रिज, और हमें पता है कि जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है वो रिप्रेजेंट करता है एनोड को, जो राइट वाला हिस्सा होता है वो रिप्रेजेंट करता है कैथोड को। तो एक इलेक्ट्रोड का तो पोटेंशियल दिया हुआ है, दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम ध्यान से यहां पर देखें तो ये क्या लिखा है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। क्या लिखा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या लिखा है भाई, ये लिखा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और हमें पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने माना है वो कितना होता है, 0 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी, लेकिन हमें पता है ना कि 1 एटीएम पर स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा कितना होगा, 0 होगा। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सारे डेटा हैं और हम इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है ये है एनोड, ये है कैथोड, हमारे पास फार्मूला है कैथोड माइनस एनोड। तो ये क्या होगा हमारा हाइड्रोजन वाला, ये होगा हमारा कैथोड, और ये क्या होगा, एनोड। अब आप कैथोड माइनस एनोड कर लीजिए। तो E नॉट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.00 माइनस, ठीक है ना। कितनी वैल्यू है यहां पर, -0.76। ओपन कर दीजिए, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब कोई भी क्वेश्चन अगर है इस तरीके से गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना होगा, यहाँ पर ध्यान रखना होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड हम तभी करेंगे जब वैल्यू हमारा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में गिवन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू किस में दिया था, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिया हुआ था, तो हमने कैथोड माइनस एनोड कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है Cu सॉलिड है, कॉपर +2 है 1 मोलर कंसंट्रेशन, जिंक +2 है 1 मोलर कंसंट्रेशन जिंक। यानी यहां पर एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है।
सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है और पूछा है ए सेल रिप्रेजेंटेड एबव शुड हैव ईएमएफ, इसका ईएमएफ क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें पता है कि साल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो होता है एनोड और जो राइट वाला पार्ट होता है वो होता है कैथोड, ठीक है ना। अब यहां पर कोई डेटा नहीं दिया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेटा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डेटा से हमें पता चलता है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो उसको होना चाहिए था एनोड, जिंक इलेक्ट्रोड को क्या होना चाहिए था एनोड, और कॉपर इलेक्ट्रोड को क्या होना चाहिए था कैथोड। क्यों? क्योंकि अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड का ई नॉट वैल्यू देखें तो इसका ई नॉट वैल्यू कितना होता है रिडक्शन पोटेंशियल में -0.76 वोल्ट। और अगर हम इसकी बात करें कॉपर के लिए तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो होता है वो होता है +0.34 वोल्ट। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरूर याद होना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका एसआरपी वैल्यू कम होता है, जिसका एसआरपी वैल्यू कम होता है वो क्या होता है, वो होता है एनोड, वो क्या होता है, वो होता है एनोड। और एसआरपी में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो क्या होता है, ये हायर वैल्यू है, तो हायर वैल्यू वाला क्या होगा, हायर वैल्यू जो इसके पास में है वो हो जाएगा हमारा कैथोड। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू रिलेटिवली हायर है। तो अगर हायर वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा कैथोड। लेकिन जो सेल रिप्रेजेंट किया गया है वो सेल यहां पर उल्टा रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इसके लिए हम ई सेल की वैल्यू निकाल देते हैं। ई सेल की वैल्यू निकालेंगे तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे तो ई कैथोड की वैल्यू यहां पर है 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। ये हमारा आ जाएगा 0.34 माइनस प्लस हो जाएगा 0.76 वोल्ट और ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ये तब होगा जब हमने जिंक वाले को एनोड माना है और कॉपर वाले को कैथोड माना है। लेकिन सेल रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि हम कॉपर को एनोड मानेंगे और जिंक को कैथोड मानेंगे। तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, ई सेल इक्वल टू एनोड यहां पर कॉपर का है और कॉपर की वैल्यू कितनी है जी 0.34 और कैथोड यहां पर जिंक का है, जिंक की वैल्यू कितनी है -0.76। तो कैथोड माइनस एनोड करोगे यानी आपको करना होगा -0.76 माइनस 0.34 और इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, नेगेटिव, ठीक है ना। यानी एक बात हमें यहां समझ में आया है कि अगर हम इलेक्ट्रोड को इंटरचेंज करते हैं तो साइन बदल जाएगा, ठीक है ना, साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और आंसर हमारा यहां पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe+3 से Fe+2। आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी ये जो वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। ऐसे ही अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन I2 किस में गया है, I- में, इसका मतलब है यहां भी रिडक्शन हुआ है और ये वैल्यू क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल का है, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या है, ई नॉट फॉर द सेल रिएक्शन। आपके लिए यहां पर एक सेल रिएक्शन लिखा गया है और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो जब आप सेल रिएक्शन के लिए ई नॉट निकालते हो तो आपके लिए जरूरी होता है एनोड और कैथोड को पहचानना। सबसे पहले आप एनोड और कैथोड को पहचानिए। तो एनोड और कैथोड को हम यहाँ से ई नॉट वैल्यू से भी समझ सकते हैं, पहचान जाएंगे, और यहाँ से भी हम समझ जाएंगे कि हमारा एनोड कैथोड कौन सा है।
ठीक है ना। दोनों जगह से हम एनोड कैथोड निकाल सकते हैं, चाहे हमारे पास ई नॉट वैल्यू हो और चाहे सेल रिएक्शन हो। अगर हम सेल रिएक्शन की बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। और हमें पता है कि जो हमारा लेफ्ट साइड वाला सेल है, जो हमारा एनोड है, एनोड जो हमारा लेफ्ट साइड वाला सेल है, उसमें होता है ऑक्सीडेशन। और इस तरीके से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है आई माइनस का, यानी कि यहाँ पर जो आयोडीन वाला इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा? एनोड होगा। दूसरा, अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन यहाँ पर क्या है? +3 से +2 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन है। तो कैथोड में क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और रिडक्शन हुआ है किसका हुआ है? आयरन का। आयरन का रिडक्शन हुआ है। तो अब हमें पता चल गया कि एनोड हमारा आयोडीन का होगा और कैथोड हमारा आयरन का होगा। आयोडीन का एनोड हो गया और आयरन का क्या हो गया? कैथोड हो गया। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए। कैथोड माइनस एनोड कर लीजिए, ठीक है ना। कैथोड माइनस एनोड कर लीजिए। तो ई नॉट सेल इक्वल टू कैथोड क्या है? यहाँ पे आयरन है। आयरन की वैल्यू कितनी है जी? आयरन की वैल्यू है 0.771 माइनस एनोड। एनोड क्या है जी? आयोडीन के लिए कितनी वैल्यू है? उसकी वैल्यू है 0.536। यही है हमारा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या मिल गया? बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे इक्वेशन देखना है। रिडक्शन के फॉर्म में लिखा है तो रिडक्शन वैल्यू, रिडक्शन के फॉर्म में लिखा है तो रिडक्शन वैल्यू, ये हमें पता चल गया। फिर आगे यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन से हमें पता चला कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एनोड हो जाएगा, जहाँ पे रिडक्शन हुआ है वो कैथोड हो जाएगा, और कैथोड माइनस एनोड हम कर लेंगे। अगर सपोज करो यहाँ पे ये रिएक्शन ना दिया होता तब भी हम यहाँ से एनोड कैथोड पहचान सकते थे, क्योंकि हमें पता है जिसकी वैल्यू कम होती है वो होता है एनोड, और जिसकी वैल्यू एसआरपी में ज़्यादा होती है वो होता है कैथोड। यानी ये रिएक्शन अगर ना लिखा होता ना तो इतने से भी हम काम कर सकते थे। क्या? कि जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा? कैथोड। तो इस तरीके से कैथोड माइनस एनोड हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनोडिक रिएक्शन। इसमें से कौन सा रिएक्शन एनोडिक नहीं है? तो अगर हम एनोडिक रिएक्शन की बात करें तो एनोडिक रिएक्शन में क्या होता है? एनोडिक रिएक्शन में क्या होता है? एनोडिक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और यही कारण है कि एनोडिक रिएक्शन वाले जो सेल है, जो इलेक्ट्रोड है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। उस सेल को क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। बात समझ में है ना कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उस हाफ सेल को क्या नाम दोगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जो पोटेंशियल वहां पे बनता है उस पोटेंशियल को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी जो पोटेंशियल एनोड पे डेवलप होता है, जो पोटेंशियल एनोड पे डेवलप होता है उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब हमें देखना है कि कौन सा नहीं है। यानी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है वो एनोडिक कंपार्टमेंट है, यानी एनोड पे हो रहा होगा। और अगर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, रिडक्शन हो गया है, तो वो कैथोड पे हुआ होगा। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या है? यहां पे Ag 0 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहां पे तो पहला ही हमें क्या मिल गया? रिडक्शन। यानी यही आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी के भी आप देख लो तो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन एनोड में होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन एनोड में होता है, यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन एनोड में होता है।
तो ये 3 रिएक्शन एनोड में होंगे और पहला रिएक्शन हमारा कहाँ होगा, कैथोड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगले क्वेश्चन में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब भी करेक्ट या इनकरेक्ट के वाले क्वेश्चन आए तो आप अंडरलाइन जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांसेस होते हैं। हम जल्दबाजी में होते हैं और करेक्ट को इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट करके चले जाते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, यानी कि 3 इनकरेक्ट होगा, कोई एक करेक्ट होगा। ठीक है ना भाई, करेक्ट बताना है ना, तो इसमें कोई एक करेक्ट होगा, बाकी के 3 क्या होंगे, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड इन बोथ गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, अगर ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो हमेशा और हमेशा कहाँ होगा, एनोड पर होगा। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, आगे देखते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सारी चीजें कांस्टेंट हैं, बीइंग इक्वल सेम है। द लाइफ ऑफ डेनियल सेल में बी इंक्रीज्ड बाई। डेनियल सेल की लाइफ आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो अगर हम डेनियल सेल की बात करें यहाँ पर, तो डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पर जिंक का होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पर कॉपर का होता है। ठीक है, कॉपर का होता है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा है कि जिंक वाले इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, दूसरे वाले कंपार्टमेंट में। यहाँ पर क्या है हमें पता है, यहाँ पर कॉपर +2 है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगा, सोल्यूशन में। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। ये है हमारा एक्वस, ये है हमारा एक्वस, और ये है हमारा सॉलिड। अब बात समझ में आया। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो इसमें है क्या, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द लाइफ ऑफ डेनियल सेल में बी इंक्रीज्ड। डेनियल सेल की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हो, कीपिंग द लो टेम्परेचर, गलत है। यूजिंग लार्ज कॉपर इलेक्ट्रोड, ये भी गलत है। क्यों गलत है हम आगे बताते हैं आपको। डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस, ये भी गलत है। यूजिंग लार्ज जिंक इलेक्ट्रोड, ये सही है। क्योंकि अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि जिंक जो है रॉड, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी रॉड धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाएगा, डीके करना स्टार्ट कर जाएगा, और रॉड हमारा पतला होता जाएगा, और कुछ समय बाद रॉड खत्म हो गया तो हमारा डेनियल सेल रुक जाएगा। तो क्यों ना हम इस रॉड को क्या करें, बड़ा बना दें। अगर ये बड़ा रहेगा तो जो डीके का प्रोसेस है वो ज़्यादा टाइम लेगा, और इस तरीके से सेल हमारा चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन में है जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस फॉलोइंग आयंस फ्रॉम देयर एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जिंक है, जिंक है, जिंक के साथ में सिल्वर आयन है, आयरन है, कॉपर है, सोडियम है। अगर हम रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस इलेक्ट्रोड का एसआरपी नेगेटिव होगा वो अपने से ज़्यादा वाले को रिप्लेस करेगा। यानी कि एसआरपी जिसका लोअर है वो क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करेगा ऑफ हायर एसआरपी वाले को। रीजन क्या होता है, रीजन इधर देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है और वो मेटल क्या करता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ठीक है ना, तो जिसका एसआरपी कम होता है वो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जिसका एसआरपी कम होगा वो क्या करेगा,
रिलीज इलेक्ट्रॉन इजली। ठीक, वो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब हम बात करें आयनिक सोल्यूशन में, तो आयनिक सोल्यूशन में कहीं ना कहीं हमारा कोई दूसरा आयन प्रेजेंट होता है। आयनिक सोल्यूशन में कोई दूसरा मेटल आयन प्रेजेंट होगा कैटायन के फॉर्म में। अब वो जो कैटायन फॉर्म है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो इस मेटल ने रिलीज किया था। अब क्या बन जाएगा, ये वाई सॉलिड। तो इस तरीके से जिसका एसआरपी कम होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और गेन कौन करता है, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है। तो इस तरीके से एक मेटल दूसरे मेटल सोल्यूशन से उसको रिप्लेस कर देता है। तो अगर हम यहाँ पर एसआरपी वैल्यू को याद रखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनके डेटा को याद रखें, इनका ऑर्डर याद रखें, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम, फिर मिलेगा जिंक, फिर मिलेगा आपको आयरन, ठीक है, फिर मिलेगा आपको कॉपर, और फिर आपको मिलेगा Ag। ये आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है ना। सोडियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर। यानी कि इसका एसआरपी क्या है, लोवेस्ट है, लोवेस्ट एसआरपी है इसका। तो इसको कभी भी जिंक रिप्लेस नहीं कर सकता। जिंक हमेशा किसको रिप्लेस कर सकता है, Fe के आयन को, Cu के आयन को और Ag के आयन को, लेकिन ये कभी भी सोडियम के आयन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका एसआरपी क्या है, सबसे कम। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस आर गिवन वैल्यू, है ना। यहां पर चार अलग अलग रिएक्शंस हैं और इनके लिए एसआरपी की वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। जिंक के लिए जो एसआरपी की वैल्यू है वो है -0.762, क्रोमियम के लिए जो वैल्यू है वो है -0.740, हाइड्रोजन के लिए एसआरपी हमें पता है 0.00 होता है, और आयरन के लिए है 0.77। ये एसआरपी डेटा दिया हुआ है। व्हिच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट देखें तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अब हमें पता है कि जिसका एसआरपी क्या होगा, कम होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज कर देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कोई दूसरा एलिमेंट होगा वो उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उस एलिमेंट का हो जाएगा रिडक्शन। समझ आई बात ना। तो इस तरीके से इसको हम क्या नाम देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई मेटल M है, उसने अगर N इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या हो गया, उसका रिडक्शन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला है, ये इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट से मिला है जिसका एसआरपी कम है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आप देख लो कि इसमें किसका एसआरपी वैल्यू कम है, जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे कम होगा वो क्या होगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देख लीजिए इन चारों में सबसे कम किसका है, जिंक का, ठीक है ना। तो जिंक का हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हम आपसे इसी क्वेश्चन में कहें कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दो, तो आप कैसे अरेंज करोगे, आपको एसआरपी को ही अरेंज कर देना है। सबसे कम वैल्यू किसकी है, जिंक की। उसके बाद आपको मिल रहा है यहां पर क्रोमियम का, उसके बाद हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और उसके बाद हमारा Fe। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, इसमें दिया है यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज गिवन बिलो, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है, इसी को हमें यूज करना है। डिसाइड व्हिच ऑफ स्टेटमेंट्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4, इसमें से कौन सा सही है, और आपको चूज द राइट आंसर फ्रॉम 1 to 4, और 1 to 4 में आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है, समझ में आना। यानी डेटा का यूज करना है, 4 स्टेटमेंट को पढ़ना है, इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा आंसर सही है आपको यह बताना है, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पे देखें तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व ये करना होगा कि जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू गिवन है। रिडक्शन है ना, तो इसका मतलब है ये एसआरपी वैल्यू है। कैसा है ये? एसआरपी। यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये भी कैसा वैल्यू है? एसआरपी। यहां पे क्या? रिडक्शन। ये क्या है? एसआरपी वैल्यू। यानी सारे के सारे डेटा जो है ना वो एसआरपी में लिखे हुए हैं, ठीक। अब आप पढ़ लो स्टेटमेंट और आंसर कर दो। इसमें लिखा है फर्स्ट, कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम FeSO4। हमने डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बताया है कि जिसका कम एसआरपी होता है वो अपने से हाई वाले को रिप्लेस करता है। यानी ये जो है ये इसको रिप्लेस कर सकता है और इसको रिप्लेस कर सकता है। यानी आयरन जो है वो कॉपर सोल्यूशन से कॉपर को हटा देगा और सिल्वर से सिल्वर को हटा देगा, ठीक है ना। बात समझ में आया ना? आयरन किसको किसको हटा देगा? कॉपर को और सिल्वर को। लेकिन इसमें लिखा क्या है? कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन। कॉपर आयरन को करेगा क्या? ये इसको करेगा क्या? कभी नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि एसआरपी क्या है इसका? ज्यादा वाला कम को कभी रिप्लेस नहीं करेगा। सेकंड, आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ये सही है, ये हमारा सही हो गया। आगे देखते हैं, सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। सिल्वर देखो सबसे ज्यादा है तो ये अपने से कम वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये गलत हो गया। अगर चौथे स्टेटमेंट की बात करें तो आयरन कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर, तो देखो हमने यहाँ पे तो लिख दिया ना, यहाँ पे तो हमने बता ही दिया। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड और फोर्थ हमें कहाँ मिल गया है? तीसरे में, ठीक है। आगे बढ़े, एक और करते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द एलिमेंट्स ABCR, ठीक है ना। 3 एलिमेंट है हमारे पास ABC और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, आपको रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें डेटा पे ध्यान देना होगा और हमें यह पता करना होगा कि किसका एसआरपी कम है। जिसका एसआरपी कम होता है उसके अंदर रिड्यूसिंग नेचर होता है, एसआरपी। जिसका एसआरपी कम होगा उसके अंदर रिड्यूसिंग नेचर होगा, क्योंकि जिसका एसआरपी कम होता है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा सामने वाले का क्या कर देगा? वो रिडक्शन, और खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट हैं ABC, और सबका एसआरपी वैल्यू देख लें। ए का जो एसआरपी वैल्यू हो है 0.68, पी की जो वैल्यू हो वो है -2.50, और अगर हम सी की बात करें तो वैल्यू है 0.50 वोल्ट। तो इनमें से सबसे कम एसआरपी वैल्यू किसकी है? सबसे कम एसआरपी वैल्यू है बी की, उसके बाद सी का, और उसके बाद ए का। तो जो एसआरपी वैल्यू का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर किसका होता है? रिड्यूसिंग का। तो इस तरीके से रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर हो जाएगा BCA, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन में है
द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, कॉपर, AgH2 एंड Ni इलेक्ट्रोड्स आर। यहाँ पर इन सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हैं, लेकिन जो पोटेंशियल दिया गया है वो ऑक्सीडेशन के टर्म में है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोवाइड मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज के केस में हमें क्या देखना होता है, मैक्सिमम वोल्टेज के केस में हमें डिफरेंस देखना होता है, केवल डिफरेंस देखना होता है, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल के टर्म में हो, डिफरेंस हमें देखना होगा। तो आप इसमें से देख लो कि किसमें डिफरेंस ज़्यादा है। तो हमें ज़्यादा इसमें लिखना भी कुछ नहीं है, आप एक बार डेटा देख लीजिए, डेटा देखने के बाद में ये कंफर्म कर लीजिए कि कहाँ पर डिफरेंस आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप देखो तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ पे मिल रही है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये 0 है, ये 5 है ना, ये। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिली है 0.76। तो 0.76 किसका है, 0.76 है आपके जिंक का, ठीक, मैक्सिमम वैल्यू। अब आप आ जाइए मिनिमम वैल्यू पर। तो मिनिमम वैल्यू में ये तो 0 है, ये तो प्लस में हो गया, मिनिमम वैल्यू आपको इन्हीं दोनों में से देखना है। तो ये -34 और ये -80। कौन माइनस में है सबसे ज़्यादा, ये वाला। और ये किसका डेटा होगा, ये डेटा होगा हमारे सिल्वर का, क्योंकि पहला डेटा हो गया जिंक का, दूसरा हो गया कॉपर का, तीसरा किसका हो जाएगा, सिल्वर का। तो जिंक का हो गया और ये हो जाएगा हमारे सिल्वर का कितना, -0.80 वोल्ट। अब इसमें हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, तो इस तरीके से ज़्यादा वोल्टेज हमें मिलने वाला है। तो जिंक और सिल्वर इलेक्ट्रोड, जिंक और सिल्वर इलेक्ट्रोड हमें देख लेना है, ठीक है ना, जिंक और सिल्वर इलेक्ट्रोड। आप देख लो, आंसर देख लो एक बार। पहले में क्या है, जिंक और कॉपर है ही नहीं, दूसरे में क्या है, जिंक और सिल्वर, तीसरे में हाइड्रोजन कॉपर, चौथे में क्या है, हाइड्रोजन निकेल। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। तो जब कभी भी पोटेंशियल की बात है, वोल्टेज की बात है कि कब आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, तो आपको क्या देखना होगा, आपको निकालना होगा ई सेल। और ई सेल का मतलब है सीधे सीधे डिफरेंस। जब ई सेल का डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा तो वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम आर, ये सब दिया गया है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो जिसका एसआरपी जिसका एसआरपी मिनिमम वो रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका, जिसका एसआरपी मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर -0.3, -3.05, -2.73, -2.71 और -2.37। अब इनमें सबसे कम वैल्यू किसकी है, इससे कम ये हो गया, इससे कम ये हो गया, और इससे कम ये हो गया, यानी यही सबसे ज़्यादा है ना, मतलब पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा यही वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ये डेटा किसके लिए, ये डेटा है हमारे Mg के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Mg+2। आपको क्या देखना है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मिनिमम एसआरपी देखनी है, और ऑक्सीडाइजिंग के लिए क्या देखना है, ऑक्सीडाइजिंग के लिए देखना है किसका एसआरपी ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो यही तो हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, सिल्वर एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर। यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, मतलब रिड्यूसिंग फॉर्म में दिया गया है। कितना है, ये दिया गया है रिस्पेक्टिवली। अब आपको वही ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग बताना है, तो हम यहाँ पे एक बार डेटा लिख लेते हैं। जिंक का है -0.76 वोल्ट, उसके बाद में सिल्वर का दिया गया है
सिल्वर का है 0 वोल्ट एंड देन कॉपर का है, कॉपर की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 0.34 वोल्ट। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो मिनिमम है यहाँ पर, मिनिमम एसआरपी, मैक्सिमम रिड्यूसिंग, और मैक्सिमम रिड्यूसिंग मतलब मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग। इन दोनों में देखें तो ये ज्यादा है, यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मैक्सिमम एसआरपी। जब एसआरपी मैक्सिमम है तो फिर मिनिमम रिड्यूसिंग, और रिड्यूसिंग मिनिमम है तो ऑक्सीडाइजिंग मैक्सिमम होगा। अब यही हमें यहां पे देख लेना है। Ag कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड कॉपर, Ag कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड कॉपर। क्या Ag जिंक और कॉपर दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है? सेकंड है Ag कैन रिड्यूस जिंक +2 एंड कॉपर +2। तीसरा है जिंक कैन रिड्यूस Ag एंड Cu बोथ। चौथा है कॉपर कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड Ag। तो अगर हम जिंक की बात करें तो यहां पर जिंक कैन रिड्यूस Ag एंड Cu, क्योंकि इसका एसआरपी दोनों से कम है, तो भाई साहब ये दोनों को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सही आंसर। बाकी दोनों को भी अगर हम एनालाइज करें तो Ag कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड कॉपर, कैसे कर सकता है? जिंक से तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा लेकिन कॉपर से कैसे ले पाएगा? ठीक है ना, तो ये हमें देखना होगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल इलेक्ट्रोड्स आर। 4 मेटल इलेक्ट्रोड हैं ABCD। द मेटल दैट डिस्प्लेसेस A फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड इज। डिस्प्लेसमेंट वाली बात यहाँ पे आई है, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा जिसका एसआरपी ज़्यादा है, और करेगा कौन? जिसका कम है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 ABCD दिया गया है। मेटल दैट डिस्प्लेस A फ्रॉम एक्वस, तो A को डिस्प्लेस करना है। A को डिस्प्लेस करने के लिए हमें ऐसा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा जिसका एसआरपी इससे क्या हो? कम हो। ठीक है ना, यानी जिसका एसआरपी ऊपर हो। अब इसका एसआरपी अगर हम देखें तो A का एसआरपी कितना है? -0.25। B का देखें तो B का क्या हो गया? एसआरपी ज़्यादा हो गया है ना, यहाँ पे भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, लेकिन ये एसआरपी क्या हो गया? कम हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? D की वैल्यू हो जाएगी -0.402, और A का एसआरपी कितना है? A का एसआरपी दिया गया है -0.250। तो जिसका एसआरपी कम होता है वो अपने से हाई वाले एसआरपी को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर जो D है वो A को रिप्लेस कर सकता है, तो आंसर हमें कहाँ मिलने वाला है? तीसरे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, द फॉलोइंग 4 कलरलेस साल्ट सोल्यूशन आर प्लेस्ड इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। 4 साल्ट सोल्यूशन है यहाँ पर हमारे पास, और चारों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखे गए हैं। ठीक है ना, ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन ईच सोल्यूशन, और हर सोल्यूशन में कॉपर की एक स्ट्रिप डाल दी गई है, एक कॉपर का मेटल रॉड डाल दिया गया है। व्हिच सोल्यूशन फाइनली टर्न्स ब्लू, कौन सा सोल्यूशन ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा? तो इस बात को समझना है हमें कि कॉपर अगर कॉपर प्लस में चला जाता है, कॉपर अगर कॉपर में चला जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? ब्लू। और ये तभी पॉसिबल है
जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से कुछ नहीं होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर कोई आयन एक्सेप्ट करेगा तब कॉपर रिलीज करेगा, और एक्सेप्ट करने वाले की एसआरपी ज़्यादा होती है, डोनर की एसआरपी कम होती है। तो हमें क्या देखना है, इन मेटल्स में कौन कौन से मेटल हैं। हमारे पास है जिंक, हमारे पास है Mg, हमारे पास है पोटेशियम, और हमारे पास है Ag। ठीक है ना। हमने कॉपर इसमें मिलाया है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि किसका एसआरपी कॉपर वाले से ज़्यादा है। तो अगर देखें तो जिंक, मैग्नीशियम और पोटेशियम, इन तीनों का एसआरपी जो है, एसआरपी इज लेस देन एसआरपी ऑफ कॉपर, कम है। यानी ये तो कभी डिस्प्लेस होगा ही नहीं कॉपर से। तो कॉपर किसको डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर को। ठीक है ना। और सिल्वर जैसे डिस्प्लेस हो जाएगा, सिल्वर Ag प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना प्रेसिपिटेट यानी नीचे बैठ गया, और कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट का सलूशन बन जाएगा। और कॉपर +2 आयन जो है वो आपको कैसा दिखेगा, ब्लू कलर में। ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्लू कलर का केवल बस इतना ही सेंस था कि जो हमारा कॉपर है वो अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट तभी हो पाएगा जब यहाँ पर Ag इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अकर, कौन सा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से हमें एसआरपी देखना पड़ेगा। अब एसआरपी में क्या होता है कि जिसका एसआरपी कम है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस है, तो ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसे ही कॉपर जो है, आयरन जो है वो सिल्वर से ऊपर प्लेस्ड है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉपर और आयरन की, तो कॉपर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, फिर से एसआरपी। तो अगर हम देखें तो जो हमारा आयरन है वो ऊपर प्लेस्ड होता है और कॉपर होता है नीचे। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और अगर हम जिंक लेड की बात करें तो जिंक जो है वो लेड से ऊपर प्लेस्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यही गलत है और आपको क्या बताना था, नॉट करेक्ट, यानी यही आंसर हमारा सही है। और स्टेटमेंट ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो बार बार एसआरपी का यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसआरपी का, कि अगर एसआरपी कम है आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एसआरपी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा। ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग E0 वैल्यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताना है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है Fe(CN6) -4, और ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, ये कन्वर्ट हुआ है Fe(CN6) -3 में। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे निकालें तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसका निकालेंगे हम, मेटल का। तो यहाँ पर जो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3। यानी ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखा है। क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में। आप चाहो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहो तो आप रिडक्शन पोटेंशियल में कर लो, लेकिन जो हैबिट होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल वाली थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप उसको ना रिडक्शन में कर लो, ज़्यादा बेहतर है। तो रिडक्शन में करने का तरीका क्या है, इक्वेशन को पलट देंगे। इक्वेशन को जैसे पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, Fe(CN6) -3 किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप कन्वर्ट कर रहे हो Fe(CN6) -4। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यानी ये हुआ है रिडक्शन। और इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, और जो यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा +0.35 वोल्ट, क्योंकि जब इक्वेशन बदलेंगे तो डेटा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे देखें Fe+2 से Fe+3 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन हमें आसान क्या लगेगा, हमें आसान लगेगा रिडक्शन वाला। तो हम इसको भी रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं।
Fe+3 से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Fe+2 में। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो भी ये हो क्या है, रिडक्शन। तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया है तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे E0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी +0.77 वोल्ट। यानी अब दोनों वैल्यू रिडक्शन में आ गया। टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, क्योंकि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट से करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा चूँकि हैबिट में होता है तो थोड़ा मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल बनेगा ये, ठीक है। अब देखिए ये SRP हाई है और ये SRP लो है। जिसका SRP लो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका SRP ज़्यादा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझिए बात ना। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन सा होगा हमारा, Fe+3, क्योंकि Fe+3 ही तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है Fe+3। Fe+2 थोड़ी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कौन करेगा, Fe+3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है Ni के लिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और गोल्ड के लिए दिया है। कैसे पता चला रिडक्शन पोटेंशियल है, देखिए Ni का रिडक्शन हुआ है +2 से 0 में और कॉपर का हुआ है +3 से 0 में, ठीक है ना। EMF ऑफ द वोल्टेइक सेल निकालना है। तो वोल्टेइक सेल का जब आप EMF निकालते हो तो क्या लिखते हो, E0 इक्वल टू, कैसे निकालोगे, E कैथोड माइनस E0 A0। लेकिन ध्यान रहे ये तभी लगाना है जब वैल्यू आपका किस में दिया हो, SRP में, और यहाँ पर SRP का वैल्यू दिया भी है, ठीक है ना। हमें आगे देखना है कि द EMF ऑफ द वोल्टेइक सेल Ni+2 और दिस 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और हमें पता है स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना होता है, 1 मोलर। तो चलिए लिख लेते हैं सीधे सीधे। एक चीज़ और इसमें करना होगा, आपको एनोड और कैथोड फाइंड आउट करना होगा। तो एनोड कौन सा होता है, एनोड वो होता है जिसका SRP कम हो, लोअर SRP। लोअर SRP क्या होगा, एनोड, और हाई SRP वाला क्या होगा, कैथोड। यहां से भी देख सकते हो, अदरवाइज आपको यहां से भी पता चल रहा है, यहां से भी पता चल रहा है क्या, कि जो लेफ्ट वाला होता है वो होता है एनोड और जो राइट वाला होता है वो क्या होता है, वो होता है कैथोड। तो दोनों जगह से, मतलब आप डेटा से भी बता सकते हो और सेल रिप्रेजेंटेशन से भी बता सकते हो। तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड की वैल्यू कितनी है 1.50 माइनस एनोड, अब एनोड की वैल्यू इसमें कितनी है -0.25। ओवरऑल क्या हो गया 1.50 प्लस 0.25, ये हो जाएगा 1.75 वोल्ट। तो आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पर तीसरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, द EMF ऑफ द सेल, एक सेल रिप्रेजेंट किया गया है, उसका जो EMF की वैल्यू है वो है 0.83 वोल्ट, और यहाँ पर द EMF ऑफ दिस सेल विल इंक्रीज्ड बाई। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि कंसंट्रेशन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स के हैं वो डिफरेंट हो गए हैं, और जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा तब हम अप्लाई करेंगे नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन क्या होता है, नस्ट इक्वेशन होता है E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक, ये होता है। तो अब यहाँ पर दिया गया है सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन से हमें पता करना होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानने का एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जो सेल रिप्रेजेंटेशन में साल्ट ब्रिज है उसके लेफ्ट वाले साइड में एक सॉलिड और एक एक्वस, इस तरीके से दो फेजेस दिए गए हैं। जो सबसे लेफ्ट में है वो रिएक्टेंट, दूसरा वाला प्रोडक्ट, यानी ये क्या होगा, ये हो गया
प्रोडक्ट। ऐसे ही इसमें ये क्या होगा, रिएक्टेंट, और जो राइट वाला होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो रिएक्टेंट को एक साइड में लिख दो और प्रोडक्ट को एक साइड में लिख दो, आपको मिल जाएगा Q। क्या मिल जाएगा, Q। या अगर आप चाहते हो कि आप कंप्लीट निकालो तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, हमने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं इसको पूरा सॉल्व करना तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। देखिए क्या करना होगा, देखिए थैलियम किस में कन्वर्ट हुआ है, Tl+1 में। ठीक है ना, और फिर कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, किस में कन्वर्ट होगा, Cu0 में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या बनेगा 2Tl + Cu2 गिव्स आउट Tl+1 और फिर Cu। मिल गया आपको। ठीक है ना। अब ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो यहां से हम निकाल सकते हैं Q। Q क्या होता है, Q होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर Q की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ थैलियम, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर डिवाइड बाई, नीचे क्या है, थैलियम पावर 2 और फिर क्या है, कॉपर +2। अब सॉलिड स्टेट में जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 1। तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या बचेगी, Q की वैल्यू बचेगी थैलियम +1 और कॉपर +2। ठीक है ना। और यही जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है यही है Q। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log। अब प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमें, थैलियम प्लस, है ना, और ये क्या मिलेगा हमें, कॉपर +2। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इंक्रीज्ड बाई। कैसे आप इंक्रीज करोगे, यानी ये वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, ये वैल्यू तब इंक्रीज होगी अगर ये वैल्यू कम कर दिया जाए। अगर ये वैल्यू कम होगा तो सीधी सी बात है डिफरेंस कम आएगा, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसको कम कैसे करोगे आप, इसको आप कम कैसे करोगे, इसको कम आप करोगे, इसकी वैल्यू बढ़ा दो। इसकी वैल्यू बढ़ाओगे वैल्यू कम हो जाएगा, या तो फिर इसकी वैल्यू क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। बात समझ में आया ना। तो कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ाने से और थैलियम का कंसंट्रेशन घटाने से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कम आएगा। और जब ये वैल्यू कम आएगा तो सीधी सी बात है डिफरेंस बढ़ेगा। डिफरेंस बढ़ेगा मतलब ई सेल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा स्टेटमेंट ये भी सही हो जाएगा, द इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन, और दूसरा इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ थैलियम प्लस आयन, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही हो गए, इसका मतलब आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। ठीक है।